क्लास स्टूडेंट्स, पिछली बार हिंदी सब्जेक्ट के पार्ट 1 वीडियो में हमने पढ़ा नमक का दारोगा पार्ट पहला। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि किस प्रकार से मुंशी वंशीधर के ईमानदारी का उनको परिणाम मिलता है। आगे देखिए, कोर्ट में अदालत में उनके खिलाफ़ जो फैसला सुनाया जाता है और अन्याय जीत जाता है, उसके बाद में क्या होता है हम जानेंगे हिंदी के इस पार्ट 2 वीडियो में। पहला चैप्टर नमक का दारोगा। जैसा कि आपको विदित है कि मुंशी वंशीधर जो नमक के दारोगा पद पर कार्यरत थे और अदालत में पंडित अलोपीदीन जी के खिलाफ़ मुकदमा करने के लिए उल्टे ही अपनी कर्तव्यपरायणता का जो फल उनको मिलता है मुंशी वंशीधर को, वो बहुत ही बुरा मिलता है। और होता ये है कि अदालत में अन्याय की जीत होती है। पंडित अलोपीदीन ने अपने प्रभुत्व से केस को जीत लिया, और लेकिन क्या होता है कि मुश्किल से 1 सप्ताह भी बीता था, तो इस प्रकार से उनको अपनी कर्तव्यपरायणता का दंड भी मिला, नौकरी से बर्खास्त भी कर दिए गए। और मुंशी जो वृद्ध मुंशी जो घर पर थे, वे तो वैसे ही बुढ़ापे की कगार पे बैठे हुए थे और मन में कुड़ा रहे थे कि इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था कि ये दिन देखना पड़े, घर पे कई जिम्मेदारियां हैं। इस तरह से जो है उन्होंने ये कहा। और लेकिन एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1 सप्ताह बीत जाने के बाद संध्या का समय था। जो बूढ़े मुंशी जी हैं राम नाम की जो माला जप रहे थे, उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर के रुका और गुलाबी पर्दे, पछे, बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पतली जड़ी हुई। अब इस तरह से देखा तो ये पंडित अलोपीदीन थे। उन्होंने झुककर दंडवत मुंशी जी को प्रणाम करे, वृद्ध मुंशी जी को ललो चप्पो मतलब उनको मस्का लगाने लगे, उनको मनुहार करने। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आप हमारे चरणों से हमारे द्वार पर आए। मुंशी जी ने कहा कि आप इस तरह से अभागा तो मेरा पूत है जो आपको समझ न सका और आपके खिलाफ़ मुकदमा लड़ा, आपके खिलाफ़ शिकायत की। तो पंडित जो अलोपीदीन जी थे, उन्होंने वंशीधर से कहा कि देखिए, इतने कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आकर के वंशीधर जी ने कहा कि मैं आपकी किस प्रकार की मदद कर सकता हूँ, मेरी तो मैं कर भी नहीं सकता, आपका यहाँ आने का कारण क्या है। तो अलोपीदीन ने उन्होंने कहा कि आज तो मेरी प्रार्थना आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। और वंशीधर बोले कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो आप मुझसे मांगने के लिए आए हैं। तो अलोपीदीन ने एक स्टाम्प पत्र निकाला और उनके वंशीधर के सामने रखकर बोले कि ये जो मैनेजर का पद, मैंने अपनी जायदाद का जो मैनेजर आपको नियुक्त कर दिया है, यह जो पद है आप स्वीकार कीजिए और इस स्टाम्प पे साइन कर दीजिए आप। और मुंशी वंशीधर ने कागज़ को पढ़ा तो बड़े ही कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर गए। उनका जो मैनेजर पद पे उनको नियुक्त कर दिया गया था, उनकी सारी जायदाद के अलोपीदीन के, और उस स्टाम्प में ये लिखा था कि उनको 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग से सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। अब इस प्रकार से कंपित स्वर में पंडित जी ने कहा कि मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, मैं ऐसे उच्च पद की योग्य नहीं हूँ। तो अलोपीदीन जी ने भी हंसकर कहा कि बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ज़रूरत नहीं है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ तो मैं आपका दास ही हूँ। अब मैं जिस समय दारोगा पद पे नियुक्त था, तो मैंने अपने दारोगा पद के लिए कर्तव्य निष्ठता अपनाई, और यह आपके जायदाद का स्थायी मैनेजर के रूप में है, तो मैं वो जो कर्तव्य निष्ठता आपके लिए निभाऊंगा। तो इस प्रकार से अलोपीदीन जी जो है मुंशी वंशीधर के हस्ताक्षर लेकर के वहाँ से
हस्ताक्षर लेने में सफल होते हैं और अलोपीदीन जी ने भी उन्हें प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। इस प्रकार से सच्चाई की जीत हुई। कर्तव्य निष्ठता, कर्तव्य परायणता, जो इंसान अब पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी कर्तव्य निष्ठता से अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार रहता है, उसके कार्य की ईमानदारी के लिए कोई भी कभी भी उसकी जो ईमानदारी है वो निष्फल नहीं जाती। इस कहानी से हमें पता चला है। आगे जो है प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। कहानी का पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित लगा और क्यों? तो इसमें हम कह सकते हैं कि कहानी का जो सबसे अच्छा जो पात्र है जो सर्वाधिक प्रभावित हमें लगा वह मुंशी वंशीधर का लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी कर्तव्य परायण थे, धर्मनिष्ठ थे, अपने काम के प्रति बहुत ही अपने काम को बहुत ही लगन से किया करते थे और उसमें किसी भी प्रकार का वो किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतते थे। दूसरे नंबर का प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू पक्ष उभर कर आते हैं? बिल्कुल, इस पाठ में इनके दो पहलू जो है व्यक्तित्व के, उनकी पर्सनैलिटी के दो पहलू उभर कर के आते हैं। पहला, जो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है, जमींदार हैं, पूरे शहर में उनका प्रभाव चल रहा है और साम दाम दंड भेद और अपनी लक्ष्मी जी के घमंड के बल पर वे किसी भी काम को निकलवा सकते हैं, अपने अन्याय को भी अपने जो पक्ष में है कर सकते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वह यह उभर करके आया कि वे गुणग्राही भी हैं, गुणों का सम्मान करने वाले। उन्होंने मुंशी वंशीधर के गुणों का सम्मान किया, उनकी कर्तव्य निष्ठता, उनके धर्मपरायणता के बारे में जान करके उनका सम्मान किया और उनके सम्मान की जगह उनको अपने जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। तीसरा नंबर प्रश्न है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित जो पात्र है उनके संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि समाज की कौन सी सच्चाई उजागर करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि वृद्ध मुंशी जी हैं, वे समाज की उस सच्चाई को उजागर करते हैं कि सरकारी नौकरी पा लेना, कि समाज के कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी में कोई भी पद मिल जाए तो वह एक कमाई का जरिया होती है। तनख्वाह तो मिलती है, बहुत ही कम ही मिले कोई बात नहीं, लेकिन जो सरकारी नौकरी में ऊपरी जो कमाई होती, ऊपरी आय होती है, वो आजीविका का पूरा साधन होते हैं और जो सरकारी नौकरी को ऊपरी आय के लिए बहुत आवश्यक माना गया है। वकील इस बात को उजागर करते हैं समाज की सच्चाई को कि वकील जो है न्याय दिलाने की जगह, गरीब लोगों को न्याय दिलाने की जगह उनकी चापलूसी करते हैं, जो धन दौलत के बल पर न्याय को अपने पक्ष पर कर लेना चाहते हैं। तो वकील जो न्याय के देवता माने जाते हैं, वे भी उनकी चाकरी करने में जुटे रहते हैं। शहर की भीड़ से सच्चाई यह उजागर हो रही है कि शहर की भीड़ किसी न किसी बात को, कोई भी जो अच्छा व्यक्ति भी होगा उसके खिलाफ कोई बात अगर बुरी बात भी कही जाती है या किसी झूठ बात को कहा जाता है, अफवाह फैलाई जाती है, तो शहर की भीड़ भी बिना किसी सच्चाई का पता लगाए एक बात में दो बातें जोड़ करके उन बातों को फैलाने लगती है। ओके, तो इस तरह से ये जो पंक्तियाँ दे रखी है, नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, ये जो सारी जो पंक्तियाँ हैं सरकारी आय के बारे में, सरकारी नौकरी में लगने के बाद उसकी आय के बारे में, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति, ये सब कुछ कहा गया था वृद्ध मुंशी के द्वारा। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा जाता है कि जैसे पूर्णमासी का चांद महीने में एक ही बार आता है, तो उसी तरीके से जो मासिक वेतन भी एक बार आता है और पूर्णमासी का चांद जैसे एक बार आकर के धीरे धीरे जो है लुप्त होता रहता है, दिन ब दिन घटता रहता है, उसी प्रकार
मासिक वेतन भी घटता रहता है। क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? यहाँ पर किसी हद तक एक पिता का वक्तव्य जो है हम सहमत तो है, लेकिन सहमत इसलिए भी हो सकते हैं, वैसे तो असहमत होना चाहिए कि ये जो है सरकारी नौकरी केवल आय का जरिया नहीं होना चाहिए। लोगों के लिए, लोगों को अपनी जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उसके बदले में मासिक वेतन मिलता है, लेकिन भ्रष्टाचार से लिप्त जो सरकारी विभाग हैं उसके अनुसार जो एक पिता अपने जो पुत्र को यह सीख दे रहा है, एक पिता के जो अनुभव है उनके अनुसार ये वक्तव्य से तो सहमत होना चाहिए, लेकिन बदलाव, परिवर्तन आवश्यक है। तो परिवर्तन के अनुरूप, उसके अनुसार देखा जाए तो यह इस वक्तव्य से कदापि हम सहमत नहीं होंगे, क्योंकि जो शुरुआत तो करनी पड़ेगी, किसी न किसी एक को तो करनी ही पड़ेगी। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी। नमक का दारोगा कहानी के 2 अन्य शीर्षक भी है, उसके आधार पर स्पष्ट कीजिए अन्य शीर्षक होते हैं तो आप बता सकते हैं। अन्य शीर्षक आप किसी भी तरह का धर्मपरायणता, कर्तव्यनिष्ठता का फल आदि इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। और उसका आधार यही है कि जिस तरह से जो दारोगा है अपनी कर्तव्यनिष्ठता के प्रति, अपनी नौकरी के प्रति बहुत ही जिम्मेदार है, कर्तव्यपरायण है और बड़े ही तन मन धन से उसकी सेवा नौकरी के लिए अपना जुटा रहता है, अपने कार्य के लिए। कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर के मैनेजर नियुक्त करने के पीछे कारण हो सकते, तर्क सही दीजिए। इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? अगर हम इस कहानी का अंत करते तो बिल्कुल इसी प्रकार से करते कि कहानी के अंत में जो इंसान धर्मनिष्ठ है, कर्तव्यपरायण है, तो उसके लिए इस प्रकार का जो पारितोषिक है, एक तरह से सकारात्मक, जो उसको सकारात्मक रूप से उसे जो अलोपीदीन के द्वारा नौकरी दी गई, मैनेजर पद पर नियुक्त किया गया, ये बिल्कुल सही है। और इसके कारण यह भी हो सकता है कि हर इंसान जो है, अलोपीदीन गुणग्राही भी थे और जानते थे कि किस प्रकार से इस दुनिया में, और उनको डर भी था कि वे स्वयं तो ऐसा काम करते हैं कि उनको दूसरों पे विश्वास नहीं था कि कोई भी उनके साथ में धोखा कर सकता है। लेकिन उन्होंने मुंशी वंशीधर को पूरी तरीके से परख लिया था कि किस प्रकार उन्होंने अन्याय के सामने सच्चाई जो है, न्याय हार गया, लेकिन फिर भी अपने आप को टूटने नहीं दिया, अपनी सच्चाई पर अडिग रहे। तो इस प्रकार का जो इस प्रकार की जो दृष्टि, इस प्रकार का जो उन्होंने विचार किया, तो उसके लिए मुंशी वंशीधर से अच्छा कोई भी उनको इंसान नहीं मिला। तो इस प्रकार से इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं और मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में नई